नमस्कार दोस्तों। मैं इस समय हेल्पेज इंडिया के छत्तीसगढ़ का जो ऑफिस है वहाँ पे बैठा हूँ और मेरे साथ इस समय राज्य प्रमुख जो हेल्पेज इंडिया के हैं श्री शुभांकर जी, उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हेल्पेज को कौन नहीं जानता है। ये अक्सर हर किसी दो चार आदमी के बीच में अगर बात करिए तो एक बोलने वाला मिल जाता है कि नहीं बचपन में मैंने भी हेल्पेज में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हेल्पेज ऐसा नाम है जिसको कि ये नहीं बोल सकते कि हेल्पेज को नहीं जानते हैं, लगभग लोग जानते हैं और इस नाम से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो मैं काफ़ी लंबे समय से हेल्पेज से जुड़ा हूँ और हेल्पेज को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, साथ में मिल के काम भी किए हैं। हर गतिविधि में कोशिश करता हूँ इनके साथ जाने का। तो मेरा बहुत दिन से इच्छा था कि हेल्पेज के छत्तीसगढ़ में जो भी काम हो रहे हैं उन कामों का एक वीडियो हमारे जन जुड़ाव के चैनल पे मैं लेके आऊँ, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं इस पे वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मैं शुभांकर जी से काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आया हुआ हूँ और मैं बात करूँगा आगे। नमस्कार संजय जी। हेल्पेज के बारे में अगर मैं बोलूं, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में 1978 28 अप्रैल को। और जब इसकी स्थापना हुई थी, बेसिकली उस समय हमारे भारतवर्ष में ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहली ओल्ड एज होम दिल्ली में थी, वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, ये हेल्पेज की यात्रा शुरू हुई और इस तरह से धीरे धीरे विभिन्न प्रदेश में अपना शाखाएं खुलती गई और उसी तरह छत्तीसगढ़ में इसकी शाखाएं खुली। और जब हम इसकी प्रभार संभाले वो 2011 में मोबाइल मेडिकल वैन चलती थी, जो कि हीरा द्वारा स्पॉन्सर्ड था और ये रायपुर के जितने भी स्लम्स एरिया में वो जाता था और वो ट्रीटमेंट दिया था। हमने एक दूसरा प्रयास शुरू किया डे केयर सेंटर की तरह, कि जहां हमारे वृद्धजन आए, फिजियोथेरेपी वहां पे मिले या लाइब्रेरी टाइप हो। तो इस तरह का एक नहरपारा में सेंटर की शुरुआत हुई। वहां से आज हम यहाँ पे आए। आज के दिन में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे 3 मोबाइल मेडिकल वैन्स आज हैं, जो कि एक रायगढ़ में है, एक तमनार में है और एक बालको नगर में है। और ये तीनों जो है प्रॉपर सिटी में नहीं है, ये रूरल, एक पुसौर में है, पुसौर ब्लॉक में है, एक तमनार में है और एक बालको के जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ये स्वास्थ्य व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। और देखा गया है आज के दिन में हमारे ये तीनों मोबाइल मेडिकल के माध्यम से हम करीब 45,000 पेशेंट्स को कवर किए हैं। और पेशेंट्स खासकर हमारा फोकस रहता है सीनियर से वरिष्ठ नागरिक, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक कुछ क्रॉनिक डिजीज से सफ़र करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग कवर करते हैं। वो हाइपरटेंशन हो, एस्थमा हो, स्किन हो और डायबिटिक हो, पल्मोनरी हो, क्योंकि ये सब जो डिजीजेज हैं ये आपको कॉन्स्टेंटली आपकी इसके लिए दवा लेना पड़ता है। तो एक दिन भी अगर हमारा मोबाइल मेडिकल वैन रुक जाती है तो उनकी दवाइयाँ सप्लाई बंद हो जाती है। हमारे जो टीम है बड़ी समर्पित रूप से काम करते हैं और वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेते हैं। और हमारे डॉक्टर्स, सोशल प्रोटेक्शन ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ड्राइवर, ये 4 मेंबर टीम गांव-गांव में जाकर इन लोगों को रेगुलर चेकअप, क्योंकि मेडिसिन में आपको बिना चेकअप किए आप मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। और अभी तो हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं, चेकअप से ज़्यादा हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि मेडिसिन लें, उसके साथ साथ मेडिसिन को आप कैसे कम करें, लाइफस्टाइल कैसे बदलें, किस तरह का खाना खाएं, कैसे बैलेंस डाइट करें। इस तरह का क्षेत्र में गांव में हम लोग बहुत सारा अवेयरनेस कैंप, स्पेशल डेज के रूप में हम लोग चिन्हित किए हैं। उस मितानिन के माध्यम से हम लोग इन लोगों को एकत्रित करते हैं और न्यूट्रिशन, प्रोटीन, बैलेंस डाइट, क्लीनलीनेस, वॉश, ये सब, डीवॉर्मिंग, ये सब विषयों पर हम लोग सेशन चलाते हैं।
ये हमारा छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे है। जैसे आप जानते हैं कि कोविड जब चलने लगा, ख़त्म हो जाने के बाद हमने करीब करीब 70,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिए, कोविड वैक्सीनेशन। और आप जानते ही हैं वरिष्ठ नागरिक सबसे मिनिमम प्रायोरिटी होता है, और उनको समझाना एक बहुत कष्ट है कि आपको कोविड वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे वल्नरेबल वही लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज में हैं। ये लोग कोविड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों को अफेक्ट करना। इसलिए करीब करीब 70,000 से भी ऊपर लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से इन लोगों को सेंटर तक ले जाके, व्यवस्था करके सेंटर तक ले जाके वैक्सीनेशन देकर फिर ये काम हमने किया है। पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे आज के दिन में हमारा 170 इस तरह का मोबाइल मेडिकल वैन्स चल रहे हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। भाटापाड़ा में एक 50 ग्रुप बने हुए हैं, जिसके तहत करीब 600 सीनियर सिटीजन इसके साथ लाइवलीहुड में, यानी कि ये लोग इकाई बनकर हैं, और ये अभी बिहान के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे बहुत पावरफुल, क्योंकि आप अगर देखेंगे हेल्पेज का जो टैगलाइन है वो है फाइटिंग आइसोलेशन, पॉवर्टी, नेग्लेक्ट। और हमने देखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत पावरफुल माध्यम है जो आइसोलेशन और नेग्लेक्ट को मिटिगेट करता है। लोग जब हम इस तरह का लाइवलीहुड प्रोग्राम जब भाटापाड़ा में शुरू किए थे, और जिस लोगों को हमने चिन्हित किया था पहले, जब इकाई बनाने के लिए उनके पास गए, वो लोग बरगद के पेड़ में रहते थे, उनके वैल्यू ही कुछ नहीं थे, लोग उनसे कुछ बात भी नहीं करते थे, वो अकेले रहते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। आज के दिन वो इतना सशक्त हो गए हैं, एक ग्रुप बनकर न केवल अपने ग्रुप में वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो चल नहीं, निःशक्त जन हैं, उनको भी ये लोग देखभाल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक एक्टिविटी है जो हमारा आइसोलेशन और पॉवर्टी को तो निगलेक्ट वो तो मिटिगेट कर ही रहे हैं, साथ साथ लाइवलीहुड, आय के स्रोत के लिए ये लोग ये एक्टिविटी काम कर रहा है। पिछले साल हमने करीब 3,000 पौधे बांटे हैं, और वो पौधा ग्रीन ट्री प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। हमने ये पौधा खासकर ये फ्रूट्स यानी कि फल, 5 टाइप का फल पौधा दिया गया था, और ये स्पेशल टाइप का ब्रीड था जो कि 1 साल में ही वो फल देने लगा। आज हम जब जाते हैं देखते हैं सबके घर में 5-5 पौधे लगे हुए हैं, और वो फल खुद कंज्यूम कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हम पर्यावरण को भी एड्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन ऐड कर पा रहे हैं, और उन वृद्धों के लिए हम न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं उनकी, यानी कि वो फल जो उनके न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो फल के माध्यम से वो ग्रहण कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो अड़ोस पड़ोस में जाकर बेच भी सकते हैं, वो भी एक आय का स्रोत है। हमारा एडवोकेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पिता माता भरण पोषण अधिनियम जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया था, अधिनियम 2009, वो लागू तो गया है लेकिन लोगों तक पहुंची नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ काम ज़्यादा नहीं हुआ है, लोगों को जागरूकता नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इस कानून के बारे में जानते ही नहीं। तो कानून तभी फायदेमंद होता है जब वो लोगों तक पहुंचता है। तो हेल्पेज भी इस तरह कई सारे सेशंस चलाए हैं गांव में, शहर में। आप भी हमारे साथ कई ऐसे प्रोग्राम में गए हैं जहां पर हम राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनकी राइट्स क्या है, उनकी एंटाइटलमेंट्स क्या है, उनके बारे में उनको जागरूक करते हैं। और पिता माता भरण पोषण अधिनियम का जो विभिन्न जो सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस पर हम लोग उनको जागरूक करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी नेशनल हेल्पलाइन भी है, उनके एक विंडो जैसा है जो हमारे काउंसलर से बात करते हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं या पेंशन की पैसे नहीं, प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारे काउंसलर जो हैं उसको सहयोग प्रदान करते हैं। कैटरेक्ट मोतियाबिंदी का ऑपरेशन हमने देखा है कि छोटा सा ऑपरेशन
जागरूक नहीं है, लोगों को टेस्ट नहीं किया जाता है, और इसके माध्यम से अगर हम कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं तो वो मोबाइल हो जाते हैं, वो अपना अपना काम खुद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम इस तरह का कैटरेक्ट सर्जरी, भूतिया बिंदी का ऑपरेशन 2020 तक किए हैं। उसके बाद कैटरेक्ट सर्जरी हमारा यहाँ बंद है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग कहते हैं सेव। ये इसके माध्यम से, सेव के माध्यम से स्कूली बच्चों को हम जागरूक करते हैं, जो हम बोलते हैं इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दिन में हमारा फर्स्ट प्राइमरी केयर गिवर वो हमारे घर के छोटे बच्चे जो हैं वही दादा, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन घर के वो जो बच्चे हैं वही दादा दादी नाना नानी को देखभाल, पहला केयर वर्कर के रूप में वही काम करते हैं। इसलिए हम लोग मानते हैं कि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं, छात्रों हैं, उनको अगर हम वैल्यू के माध्यम से उनकी दादा दादी को कैसे खुश रख सकते हैं, थोड़ा सा कैसे उनको आनंद दे सकते हैं, इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं स्कूलों में, ताकि पीढ़ियों अंतर पीढ़ी की जो गैप हो रहा है उस गैप को हम धीरे धीरे कम कर सकें। क्योंकि ये बच्चे जैसे ही बड़े होते जाएंगे, अपने फोकस, अपने स्टडी, अपने एम्बिशन पे वो चलेंगे, ये तो फिर अपने जगह पर चले जाएंगे, लेकिन ये वो चीज़ उसके दिमाग में, आज जैसे हमारे दादी नहीं है, पहले के ज़माने में ये होता था कि दादी नानी से हम लोग कहानी सुनते थे। आज के दिन में बच्चे लोग अपना मोबाइल में ही कहानी सुन लेते हैं। सब परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है। पहले साझा चूल्हा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अभी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। तो समय के साथ जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उसको कैसे हम उभरेंगे, उससे कैसे हम बाहर आएंगे, ये हमारा प्रयास और हेल्पेज का प्रयास हमेशा रहता है। इस साल देखेंगे हमारा फोकस है, एक शोध हमने किया था 15 जून हर साल वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इस बार पहली बार छत्तीसगढ़ ने एक स्टडी का ऑर्गेनाइज किया था, जो कि छत्तीसगढ़ के 2 ही जिले को हमने कवर कर पाया। हमारे जो सीमित रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस से हमने बीजापुर और जांजगीर चांपा, ये 2 जिले को हमने स्टडी किया था। और स्टडी में कई सारे आंकड़े आए हैं और देखा गया, और ये स्टडी था हमारे बुजुर्ग, बढ़ती उम्र के साथ हमारे महिलाओं की स्थिति कैसी है समाज में, क्या वो हैं या वो सशक्त हैं। उसका कारण ये है कि हम समाज में जब रहते हैं, महिलाओं की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो न तो प्लेटफॉर्म है, न तो वो आते हैं, न ही वो बोल पाते हैं। और 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भी हम लोग मनाएंगे, और उस शोध के तहत ये 4 बिंदु पर हम लोग मंथन करेंगे। वो ये कि महिलाओं की स्वस्थ व्यवस्था क्या है, क्या स्वस्थ वो जागरूक हैं, कि वो चेकअप में जाते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं या नहीं। जो शोध मैं देख रहा था, शोध में कहते हैं कि वो महिलाएं, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं सारे हेल्दी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चेकअप नहीं करेंगे, चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। चेकअप करना अगर ज़रूरी है, क्या उस तरह का परिवेश है, उस तरह का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो जाते हैं, वो सब चीज़ हम लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा है डिजिटल एक्सेस। हमारे जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं कितना डिजिटल एक्सेस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल एक मैंडेटरी है। आने वाले दिन आपको डिजिटल वर्ल्ड के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। वो व्हाट्सएप हो, फिर फेसबुक हो, ट्विटर हो, आप या बैंक ट्रांजैक्शन हो, या तो ये जागरूकता, ये महिलाओं की भूमिका उस क्षेत्र में क्या है, क्या वो भाग ले रही हैं, डिजिटल एक्सेस मिल रहा है उनको। तीसरा है सोशल इंक्लूजन। क्या वो सोशल इंक्लूडेड हैं, वो लोग सोसाइटी में अपना काम करती हैं, वो सहभागिता निभा पा रही हैं, क्या उनकी बात रख पा रही हैं, क्या उनकी बात सुनी जाती है। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लीगल, महिलाओं की लीगल जानकारी कितना है। हम अगर विल बनाएंगे
क्या हम महिला उस विल के बारे में कुछ बोल सकती है? क्या घर के पुरुष महिला के साथ डिस्कस किए हैं विल बनाने के पहले? ज़्यादातर देखा गया है पुरुष कभी महिला के साथ विल बनाने के समय महिला के साथ डिस्कस नहीं करती हैं, वो खुद ही बनाते हैं और महिला की जानकारियाँ नहीं है। दूसरा है पिता माता भरण पोषण अधिनियम। हमारे जो महिलाएं हैं क्या ये समूह जानते हैं? पिता माता भरण पोषण के नाम में एक जो कानून बने हुए हैं उनके तहत क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या लाभ हो सकता है? तो इसको लेकर भी हम लोग कई सारा शिविर, कई सारा एक्टिविटी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अंत में मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ एम्स रायपुर में हमारा एक हेल्प डेस्क बनी हुई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और इस हेल्प डेस्क के माध्यम से बहुत सीनियर सिटीजन उपकृत हुए हैं। किस तरह का उपकृत? दो, एक है हमारे जो शहरी क्षेत्र के जो सीनियर सिटीजन हैं वो जानते हैं कहाँ जाना है, लेकिन एम्स बहुत बड़ा कैंपस है, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट एक भूल भुलैया का तरह है। हमारे वहाँ पे 2 वृद्ध सहायक हैं, वृद्ध मित्र बोलते हैं, और एक टीम लीडर है जो वो रजिस्ट्रेशन में उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको लेके जाते हैं, व्हीलचेयर व्यवस्था है, और उनको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाना और डॉक्टर तक पहुंचा देना उनका काम है। बाकी डॉक्टर उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम करते हैं। लेकिन गांव से जो लोग आते हैं, कहाँ आयुष्मान भारत कार्ड कहाँ बनेगी, क्या प्रक्रिया है वो नहीं जानते हैं, वो भटकते रहते हैं इस काउंटर से उस काउंटर, उनको कोई हेल्प नहीं करता है। ये हमारा हेल्प डेस्क, एम्स का जो हेल्प डेस्क है, ये हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ही बनी हुई है, और इसके माध्यम से करीब मेरे ख्याल से 70,000 सीनियर सिटीजन तक हम आज सेवाएं दे पाए हैं। धन्यवाद संजय जी। खास करके जो मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो मेडिकल सुविधा एक बड़ा इशू है, जिसपे हेल्पेज मोबाइल वैन के थ्रू या अस्पतालों में जो हेल्प डेस्क के माध्यम से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करके जो काम कर रहा है, वो एक उनके लिए बड़ा सुविधाजनक मुझे दिखाई देता है कि वो काम है। उस कानून का जो पक्ष है, जो माता पिता भरण पोषण अधिनियम है, और उस अधिनियम के बारे में बहुत सारा जानकारी लोगों को नहीं है, उस कानून को भी हेल्पेज लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उसके लिए बीच में PHQ में हेल्प सेंटर बना हुआ था, जिसके माध्यम से लोगों को जो समस्याएं आ रही थी, कहीं पे कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या किसी तरीके का काम हो रहा है, तो उसमें हेल्पेज प्रशासन के साथ मिल करके काम कर रहा था, और उसमें उनकी समस्याओं के निराकरण करने के दिशा में काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। तो इसी तरीके का बहुत सारा एक्टिविटी है, छोटा छोटा है लेकिन बहुत सारा एक्टिविटी है। कैसे 2 अलग अलग वर्ग, मतलब बुजुर्ग और बच्चों के बीच का जो एक कोऑर्डिनेशन का काम है, उसमें हेल्पेज स्कूलों में जाकर के अपना कैंपेन के माध्यम से काम करता है। उसके अलावा जो अभी साइबर क्राइम एक बड़े स्तर पे चला है, या हम बोले टेक्नोलॉजी लिटरेसी का बात करें, जो आजकल सोशल मीडिया या अन्य तरीके की चीज़ें आई हैं, या बैंकिंग सुविधा का बात हुआ है, तो उन सारे चीज़ों को लेकर के मोबाइल अवेयरनेस की बात है, या लिटरेसी हम बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके ऊपर भी हेल्पेज सीनियर सिटीजन के साथ काम कर रहा है, और उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रयास करें। सुविधाएं लोगों तक पहुंच पा रही है, कितने लोग